तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचएल की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी और इसमें क्या है कि ये इसका वालचंद हीराचंद द्वारा बेंगलोर में एचएल की स्थापना की गई और वालचंद हीराचंद कंपनी के अध्यक्ष बने थे। और क्या बेंगलोर में कारखानों के लिए संगठन उपकरण की स्थापना की गई। न्यूयॉर्क जो कि इंटर कोऑर्डिनेशन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के विलियम डी पावले द्वारा की गई। तो पावले ने संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़ी संख्या में मशीन उपकरण प्राप्त किया। भारत सरकार ने कंपनी में एक तिमाही जो कि एक तिहाई हिस्सेदारी खरीदी और अप्रैल 1941 को 25 लाख का निवेश किया, क्योंकि इसका मानना था कि एक रणनीति अनिवार्य है और सरकार का निर्णय मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कि इंपीरियल जापान द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया था। फिर क्या हुआ कि 2 अप्रैल 1942 को सरकार की घोषणा की गई। कंपनी का राष्ट्रीयकरण तब किया गया था जब उसने सेठ वालचंद हीराचंद और अन्य प्रमोटर की हिस्सेदारी खरीद ली थी ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। मैसूर साम्राज्य ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रबंधन का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को सौंपा दिया। 1943 के अंदर क्या हुआ कि बेंगलोर की फैक्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स को सौंप दिया गया, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट प्रबंधन का उपयोग किया जा रहा है। फैक्ट्री का तेजी से विस्तार हुआ और ये अमेरिका विमानों के प्रमुख ओवरहॉल और मरम्मत का केंद्र बन गया। इसे 84 से एयर डिपो के रूप में जाना जाता है। ओवरहॉल किया गया पहला विमान उन्होंने कैंसलोडेंट पीवी बाई कैटलिना था, जिसके बाद भारत और बर्मा में हर प्रकार के विमान संचालित किए गए। 2 साल बाद जब तक कारखाना भारतीय नियंत्रण में लौटा, ये कारखाना पूर्व से सबसे बड़ी ओवरहॉल और मरम्मत संगठन में से एक बन गया था। युद्ध के बाद पुनर्गठन में कंपनी का अंतरिम गतिविधि के रूप में रेलवे कैरिज का निर्माण किया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्र मिलने के बाद कंपनी का प्रबंधक भारत सरकार को सौंप दिया गया। वर्ष 1954 के दौरान एचएल द्वारा निर्मित ब्रॉडगेज कोचों की कुल संख्या 158 है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एचएल का गठन 1 अक्टूबर 1964 को पुनर्गठन हुआ और कंपनी का रजिस्ट्रार पूंजीकरण तिथि 16 अगस्त 1963 है। जब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड जून में आईएएएफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो कानपुर द्वारा गठित किया गया, कंसोर्टियम में शामिल हो गया और लाइसेंस के तहत एचएल ने 748 का निर्माण हुआ और समूह ने हाल ही में लाइसेंस के तहत मिग 21 का निर्माण करने की योजना बनाई। इसके नए कारखानों कोरापुट, नासिक और हैदराबाद में नियोजित है। हालांकि HL-24 मारुत को छोड़कर लड़ाकू जेट के नए मॉडल्स विकसित करने के लिए एचएल का सक्रिय रूप से उपयोग नहीं किया गया। कंपनी भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1957 में कंपनी की ब्रिटिश सिडली ऑफिशियल निर्माण शुरू किया और बेंगलोर स्थित में नए कारखानों में लाइसेंस के तहत जेट इंजन और 1980 के दशक में दौरान एचएल के संचालन में तेजी से वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप आप देख सकते हो कि एचएल तेजस और एचएल ध्रुव जैसी स्वदेशी विमान का विकास हुआ। एचएल जो कि मिकोयान गोरविच मिग 21 का एक उन्नत संस्करण में विकसित किया गया, जिसे मिग 21 बाइसन के नाम से जाना जाता है, जिससे इसका जीवन काल 20 साल से अधिक बढ़ गया। और एचएल ने विमान के स्पेयर पार्ट्स को और इंजन बनाने के लिए एयरबैग, बोइंग्स और हैनिवल जैसी प्रमुख आंतरिक एरोस्पेस फर्मों से कई मिलियन डॉलर के अनुबंध भी प्राप्त किए। 2012 तक एचएल कथित तौर पर उत्पादन के विवरण में फंस गया और अपने शेड्यूल में फिसल रहा। 1 अप्रैल 2015 को एचएल ने अपने बोर्ड का पुनर्गठन किया, जिसमें टीएस राजू सीएमडी और सुब्रमण्यम को निर्देशक संचालन, वीएच चामुला को निर्देशक एचआर, सीए रमन राव
को निर्देशक वित्त और डीके वेंकटेश को निर्देशक इंजीनियरिंग और रूप में शामिल किया गया। मार्च 2017 के अंदर एचएल के अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक टी सुरराजू की घोषणा की कि कंपनी ने स्वदेशीकरण अभियान की योजना के अंतिम रूप दे दिया है। कंपनी की योजना में अगले 10 वर्ष में जो कि कामोम 226 LCS लाइस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एचएल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 100 से अधिक विमान सहित लगभग 1000 सैन्य हेलीकॉप्टर का उत्पादन करने के एचएल ने रूसी रक्षा निर्माताओं के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते के तहत कामाओ 226 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगा। तो आप देख सकते हो कि एचएल ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है और मेक इन इंडिया नीति के मद्देनजर और 2025 तक $5 बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एचएल दक्षिणी पूर्वी एशिया में पश्चिमी एशिया के लिए प्राथमिकता लक्ष्य के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम में लॉजिस्टिक बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो आप देख सकते हो कि एचएल डिफेंस लेवल में काम करता है और आने वाला समय मेक इन इंडिया है, क्योंकि इंडिया अलग अलग देशों से अपने देश के अंदर आयात करता है। तो इंडिया का ये लक्ष्य है कि कोई भी चीज़ जो कि इंडिया सैन्य शक्ति बढ़ाने में फुल पावर में है, तो अपना स्वदेशी अपनाने के लिए आपको पता है कि एचएल को बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ साथ फ्रांस के अंदर हमारे पीएम मोदी जी की बैठक हो रही है, उसमें भी एचएल को काफ़ी डिमांड मिल सकती है, जिससे एचएल और भी आगे तेजी की ओर जा सकता है। अगर हम इस कंपनी की अच्छाई की बात करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी लगभग कर्ज बिल्कुल मुक्त हो चुकी है। कंपनी ने पिछले 5 वर्ष में 23.9% CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का इक्विटी पर अच्छा रिटर्न और ROE ट्रैक रिकॉर्ड में 3 साल का ROE 26.7% है। कंपनी 26.8% का अच्छा लाभांश भुगतान बनाए रख रही है और कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में 89.1 दिन से घटकर 10.1 दिन हो गई है। कंपनी के हम दोस्त की बात करते हैं। तो दोस्त की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 7.77% की खराब बिक्री वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा टैक्स की दर कम लगती है और पिछले 3 वर्षों में प्रमोटर की होल्डिंग में कमी आई है, जो कि 18.3% प्रमोटर की होल्डिंग कमी आई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग सितंबर 2022 के अंदर देख सकते हो कि 75.15% थी, जो जून अब देख सकते हो कि अगर मार्च 23 का देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटिंग होल्डिंग कम कर दी है। 71.65% प्रमोटिंग होल्डिंग है और जून 23 के अंदर देखा जाए तो 71.64% प्रमोटर होल्डिंग है। और एफआई की बात की जाए तो एफआई की होल्डिंग पहले 0.35% थी, जो अभी बढ़कर 11.90% हो गई है। और डीआई की बात करी जाए तो देख सकते हो कि 19.45% थी 22 के अंदर, सितंबर के अंदर, जो भी 10.64% है। और पब्लिक के पास देखा जाए तो 5.05% थी, जो अभी 5.81% पब्लिक के पास है। तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड देखा जाए तो अभी 3,861 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक में आज का भी देख सकते हो कि 0.45% का प्रॉफिट देखने को मिला। इस स्टॉक में देख सकते हो कि 5 डे के अंदर 3.20% का बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। और इस स्टॉक अगर हम 1 मंथ का बात कर ले तो आप देख सकते हो कि 1 मंथ का भी स्टॉक में 3.91% का प्रॉफिट देखने को मिला। और इस स्टॉक का अगर हम 6 मंथ की बात कर ले तो आप देख सकते हो 55.84% का बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। ये स्टॉक की करीब 6 महीने पहले हमने इस स्टॉक को 2200 रुपये के आसपास बाइंग दिया था और ये स्टॉक 2800 रुपये के आसपास पहुंचा। तब हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करवाया शॉर्ट टाइम वाले को, और लॉन्ग टाइम वाले को हमने यही राय दी थी कि आप बने रहिए। फिर स्टॉक वापस 2400 रुपये के आसपास आया, तब हमने वापस को बाइंग दिया। और अभी देखा जाए तो स्टॉक आप देख सकते हो कि
₹3,861 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो तो अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर सीधी सी बात है कि इतना अच्छा रिटर्न दिया है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम का है तो इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हो, क्योंकि स्टॉक का बिजनेस अच्छा है, कारोबार अच्छा है और इसके अलावा इसका प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। तो इस स्टॉक के अंदर आप बिल्कुल बने रह सकते हो लॉन्ग टाइम पर्पज से, क्योंकि हमने सबसे पहले यही सलाह दी कि इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टाइम से बने रहोगे तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा लगभग 5 साल के लिए। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त मिल भी रहा है, लेकिन आप और भी बने रह सकते हो। अभी अगर खरीदारी की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा इसको लगभग 35 के आसपास आने दें, 3500 रुपये के आसपास आने दें, क्योंकि वहाँ पर आप बिल्कुल इसमें वापस खरीदारी कर सकते हो अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टाइम का है। लेकिन लॉन्ग टाइम का नज़रिया तो आप बिल्कुल बने रह सकते हो लगभग 5 साल के लिए। तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि फ्रांस के साथ जो मीटिंग हो रही है उसमें भी अगर डिमांड निकल के आएगी तो इस स्टॉक में और भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।